नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति, जिसमें रेखा एवं कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चंस अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त की परिभाषा क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में वीडियो को पॉज कर करके और कंप्लीटली आप नोट्स बना सकते हैं। तो वृत्त किसे कहते हैं, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। जो भी ये दूरी है इससे समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदु है, इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ यानी बिंदु से बिंदु का रास्ता क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जहां ये जो निश्चित बिंदु है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, ये बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है या रेखा खंड है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, आर से। रेडियस, त्रिज्या, तो इसको किससे लिखते हैं, आर से। और किसी सर्कल को कैसे दर्शाते हैं, सी ओ आर, यानी कि वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, आर है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों वृत्त की जो परिधि है उसके एक संतत भाग को, परिधि के संतत भाग को, जैसे कि अपन ने यहां ले लिया कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, तो यहाँ पे ये जो ए बी है, जो परिधि का एक निश्चित भाग है, ये क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। अब देखो वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि अगर कोई तीन बिंदु है जो कि संरेख है, अगर कोई तीन बिंदु है जो कि संरेख है यानी एक ही रेखा पर स्थित है, तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कितनी होगी, देखो अगर तीन बिंदु संरेख है तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, यानी एक भी वृत्त उनसे तीनों से नहीं गुजरेगा। और यदि तीन बिंदु असंरेख है, तीन बिंदु असंरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल एक होगी। यानी अगर तीन बिंदु असंरेख है तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, एक होगी, जिसका क्षेत्रफल है और माप है वो बिल्कुल नियत होगी, निश्चित होगी। और अगर तीन बिंदु संरेख है तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। वैसे अपन कह सकते हैं कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है, जैसे मान लिया अपन ने कि 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया यहाँ पे वृत्त। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यार सेम केंद्र है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त है जिसका केंद्र निश्चित है। तो देखो यहाँ पे जब केंद्र निश्चित हो और त्रिज्या अलग अलग हो तो ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र तो निश्चित है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, वे क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। दोस्तों देखो किसी भी परिधि जो है वृत्त की, ये वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। इसे अपन चाप कर्ण भी कह सकते हैं और कॉर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो गई वृत्त की जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है, देखो
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि कहां से गुजरेगी, वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरेगी और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। देखो ये जो वृत्त का व्यास है, हमें पता है कि केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या r। तो व्यास जो है वो क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, वृत्त की त्रिज्या का। वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। दोस्तों इसके अलावा अपन देखते हैं कि 2 वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। अगर 2 वृत्त जो कि संपाती नहीं है, संपाती का मतलब एक ही वृत्त के ऊपर वापस दूसरा वृत्त है, अगर 2 वृत्त संपाती नहीं है तो वो केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काटेंगे, हमेशा 2 बिंदुओं पर काटेंगे। कितने बिंदुओं पर काटेंगे, 2 बिंदुओं पर काटेंगे। और ये जो दोनों बिंदुओं पर काट रहे हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। इसके अलावा 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। देखो अपन ने 3 बिंदुओं की बात करी, अगर 3 असंरेख बिंदु है तो केवल और केवल 1 वृत्त होगा, 3 बिंदु संरेख है तो 1 भी नहीं होगा। और 2 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये वृत्त का व्यास हुआ तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। हो सकता है ये वृत्त की सबसे छोटी जीवा हो सकता है ये किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो। तो कितने वृत्त गुजर सकते हैं, अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। तो 2 दिए गए बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। दोस्तों अब अपन देखते हैं केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं। जो देखो केंद्रीय कोण किसे कहते हैं, किसी सर्कल में ये जो केंद्र है वृत्त का O है, ठीक है। तो अगर जो सर्कल है उसमें जो कोण बन रहा है उस कोण का शीर्ष अगर वृत्त का केंद्र है तो क्या कहलाएंगे, केंद्रीय कोण कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 त्रिज्या ले ली अपन ने, एक ले ली OA और एक ले ली अपन ने OB। तो यहाँ पे देखो जो कोण बन रहा है AOB, इसका शीर्ष क्या है, यहाँ पे ये O है बिंदु, तो जो कि क्या है, वृत्त का केंद्र है। इसीलिए इस कोण को क्या कहते हैं अपन, वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। अब देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड देखो किसी वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा बांटा गया खंड। जैसे ये हो गया वृत्त का केंद्र है O, ये हो गया यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की 2 त्रिज्याएं वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, जहां पे वो दोनों भाग क्या कहलाते हैं, त्रिज्यखंड कहलाते हैं। जिनमें से छोटा वाला भाग जो है वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा बांटा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ पे छोटा लघु त्रिज्यखंड और बड़ा क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड किसे कहते हैं, किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटा गया जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब अगर छोटा है तो उसे कहेंगे अपन लघु वृत्तखंड और अगर बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे अपन, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अच्छा अगर ये जो जीवा है ये सबसे बड़ी जीवा हो जाए, यानी कि ये कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे, तो दोनों भाग बराबर होंगे और उसको क्या कहेंगे अपन, फिर अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। तो ये है कुछ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और केंद्रीय कोण। इनके क्षेत्रफल भी है लेकिन वो अपन क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति की बातें कर रहे हैं। दोस्तों वृत्त की जीवा से संबंधित कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, जो कि क्षेत्रमिति टॉपिक में भी काम में आएगा और यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दे वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। देखो अगर 2 जीवाएं समान है, मान लो ये दोनों जीवाएं समान है तो केंद्र पर जो है ये दोनों समान कोण बनाती है। जैसे मान लो कि ये जीवा है AB और जीवा है CD, तो यहाँ पे देखो जीवा AB और जीवा CD जो है वो बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये केंद्र पर कैसा कोण बनाएगी, बिल्कुल समान कोण बनाएगी। ये O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर कोण COD। तो 2 जीवाएं अगर समान है तो वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। मैं इसका उल्टा बोल दूं तो कि अगर 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, 2 जीवाएं हैं AB और CD जिनका केंद्रीय कोण जो है AOB और COD वो बराबर है, तो जीवाएं भी कैसी होगी, जीवाएं भी
बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। वैसे देखो किसी वृत्त में अगर दो जीवाएं समान है तो उनकी केंद्र से लंबवत दूरी जो है ये, यानी ये लंबवत दूरी, जैसे मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, केंद्र से जो लंबवत दूरी है ये केंद्र ओ हो गया, हम मान लेते हैं कि ए बी की तो एम है और ये एन है, तो दो बराबर जीवाएं, यानी यहाँ पे अगर ए बी बराबर सी डी है तो बराबर जीवाएं जो है उनकी केंद्र से जो लंबवत दूरी है वो भी कैसी होगी? बराबर होगी। यानी यहाँ से ओ एम बराबर होगा ओ एन के, या मैं उल्टा कह दूं, अगर दो जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरी बराबर हो यानी ओ एम बराबर ओ एन हो तो दोनों जीवाएं कैसी होगी? बराबर होगी। इसके अलावा देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, यहाँ पे अलग चित्र बना के देखते हैं अपन, ये जीवा मान लेते हैं अपन, ये ए बी है और ये केंद्र है वृत्त का ओ है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जैसे ये लंब हो गया अपने पास में ओ एम ले लेते हैं अपन, तो ओ एम हो गया केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब, यानी ए बी पर जो ओ एम है वो क्या है? लंब है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ से ए एम बराबर क्या होगा? एम बी होगा। या मैं इसका उल्टा कह दूं कि केंद्र से जीवा के किसी बिंदु पे मिलने वाली रेखा यदि दो समान भागों में विभाजित करे तो ये रेखा इस जीवा पे लंबवत होगी, यानी ओ एम लंब होगा ए बी पे यदि ए एम बराबर एम बी हो तो। दोस्तों इसके अलावा जैसे अगर ये कोई वृत्त है और ये इसकी जीवा है ए बी, ठीक है, तो किसी जीवा से वृत्त के एक ही ओर बने कोण जो है, अगर जीवा के दो जो बिंदु है ए और बी, इनसे एक ही ओर कोण बन रहे, जैसे मान लिया एक बन गया यहाँ पे डी ले लेते हैं, ए डी बी, एक बन गया ए सी बी, एक बन गया ए ई बी, तो एक ही जीवा से जीवा के एक ही ओर बने जो कोण है ये तीनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए ई बी के, यानी किसी जीवा से एक ही ओर बने जो कोण है वो बराबर होंगे। अब देखो चाहे जीवा बोल दो या चाप बोल दो एक ही बात है, क्योंकि चाप के भी दोनों बिंदु क्या है? ए और बी है, और जीवा के दोनों बिंदु भी क्या है? ए और बी है। तो चाप, किसी चाप के जो अंतिम बिंदु है, छोर है जो ए और बी, उनसे एक ही ओर बने जो कोण है वो कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ये वृत्त है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है, और वृत्त का व्यास जो है दोनों वृत्तों को क्या करती है? दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त में अनंत कोण बनाए जा सकते हैं। कितने कोण बनाए जा सकते हैं? अनंत कोण बनाए जा सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण है वो कैसा होता है? समकोण होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि अगर कोई वृत्त है जिसमें ये व्यास हो गया तो एक और बना जो कोण है ये क्या कहलाता है? अर्धवृत्त का कोण कहलाता है, और ये कैसा होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। दोस्तों एक और फैक्ट देखते हैं अपन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है, ये चाप ले लिया जैसे ए बी, और केंद्र पर बना कोण हो गया ओ। किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी और परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे ये कोण है परिधि पर बना, मान लो अगर x है तो केंद्र पर बना हुआ कोण यानी कोण ए ओ बी का मान क्या होगा? 2x होगा, यानी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कह दिया जाए कि किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है उसमें चाप द्वारा, चाप बोल दे या जीवा के दोनों अंतिम छोर बोल दे या जीवा द्वारा, एक ही बात है, चाप द्वारा परिधि पर बना जो कोण है वो है 20 डिग्री, ठीक है। तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 20 का 2 गुना यानी कि 40 डिग्री। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ होती है देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये वृत्त है जिसका केंद्र है O और ये जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है, और हमें पूछ लिया कि इस पर परिधि पर बना हुआ है कोण, यानी ये वाला कोण पूछ लिया अपने से। अब क्या होगा? लोग क्या करते हैं, यार सर ने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी अगर परिधि पर x है तो वो 2x होगा। अब यहाँ पे इसने केंद्र पर बना हुआ दे दिया तो अपन आधा कर देते, नहीं करना है, क्योंकि उसी ओर देखो यहाँ पे ये कोण है तो उसी ओर बनने वाले कोण का होता है 2 गुना, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो विपरीत ओर बन रहा है।
तो हम क्या करेंगे, ये वृहत कोण यानी पीछे वाला कोण निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पूरा जो कोण है ये सर्कल होता है जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। उसमें से 60 को घटा दो, कितना रह जाएगा, 300 डिग्री का कोण। यानी ये जो बेक वाला कोण है ये कितना है, 300 डिग्री का। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो चाप है उसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी इस कोण का 2 गुना है 300, यानी 300 का आधा होगा ये कोण। 300 का आधा कितना होता है, 150 डिग्री। यानी ये पूछा गया जो कोण है ये कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, छेदन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदन रेखा कहलाती है। और वृत्त में किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए अगर कोई रेखा निकल जाए तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। दोस्तों स्पर्श रेखा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो स्पर्श करके गुजरेगी, वो एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी, वो क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब देखो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, देखो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है इसको अगर केंद्र से मिला दिया जाए, यानी ये जो त्रिज्या है जो कि केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पे मिलती है, तो ये क्या होती है, यहाँ पे लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। यानी अगर स्पर्श रेखा है L, केंद्र है O और ये बिंदु है M जो कि स्पर्श बिंदु है, तो OM लंब होगी रेखा L पे, यानी स्पर्श रेखा पे लंब होगा। वापस देखते हैं अपन कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। अब देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी एक वृत्त है जिसपे किसी एक बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे अगर ये O है तो एक हो गई OA, तो एक इधर आ जाएगी OB, जो कि दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होगी, 2 होगी और दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। और ये दोनों रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु है A और B, ये केंद्र से मिलाने पर जो त्रिज्या प्राप्त हो रही है वो कैसी होगी, इन पे लंबवत होगी। यानी यहां से देखो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये अगर O है, इसको पर नाम चेंज कर देते हैं, इसको दे देते हैं T, तो ये हो गया TA और ये हो गया TB। ठीक है, तो देखो यहां से TA और TB जो है यहाँ पे OA लंब है TA पे और OB लंब है TB पे। ठीक है, तो ये 90-90 डिग्री हो गए। यानी कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो इन स्पर्श रेखाओं के मध्य और ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों का जो योग है, यानी कोण AOB प्लस कोण ATB का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, देखो OATB एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, उसमें से 90 ये ले गया, 90 ये ले गया, यानी टोटल 180 तो A और B ले गए, तो कोण O और कोण T का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोस्तों स्पर्श रेखाओं में एक चीज और है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो, जैसे मान लो ये वृत्त है जिसमें ये 2 स्पर्श रेखाएं हो गई जो कि है TA और TB, ये हो गया वृत्त का केंद्र O, ये हमने A और B से मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे इस परिधि पर कोई बिंदु मान लेते हैं अपन की क्या है, M है, और M से अपन ने इस स्पर्श रेखाओं को मिला दिया जो कि क्या है, P और Q बिंदु है। तो ये फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि अगर इस प्रकार से दे रखा हो तो TP प्लस PM बराबर होगा TQ प्लस QM के। ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर 2 स्पर्श, एक ही बिंदु से गुजरने वाली 2 स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त पर कोई बिंदु दे रखा है जो कि स्पर्श रेखाओं पे मिला रहा है, ठीक है, ये रेखा खींच दी इस बिंदु से गुजरने वाली, तो हमेशा TP प्लस PM बराबर होगा TQ प्लस
QM के। अब दो वृत्तों से जाने वाले स्पर्श रेखाओं के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब हम देखते हैं दो वृत्तों की अलग अलग कंडीशंस दे रखी हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों वृत्त अंतःस्पर्श करते हो, दोनों जो वृत्त है वो कैसे हो, अंतःस्पर्श करते हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक होगी, जो कि उस स्पर्श बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अगर अंतःस्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी होगी, दो होगी संख्या। देखो, एक ही हो जाएगी और एक हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अगर दो वृत्त परस्पर प्रतिच्छेद करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, दो होगी। अगर बाह्य स्पर्श करें, देखो अंतःस्पर्श में एक बन रहा था, बाह्य स्पर्श करें तो कितनी होगी, एक तो हो जाएगी जो इसके स्पर्श बिंदु से गुजरेगी, और एक जाएगी ऊपर से और एक जाएगी यहाँ पे नीचे से, यानी टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तीन होगी। अगर अप्रतिच्छेदी हो, यानी कि दोनों वृत्त दूर दूर हो, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, देखो एक तो होगी ये वाली, एक होगी ये वाली, एक हो जाएगी ये स्पर्श रेखा, और एक हो जाएगी ये स्पर्श रेखा, ये वाली, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, चार हो गई। देखो, अगर दो वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, एक है। अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, दो है। अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो तीन है, और अगर दूर दूर स्थित है तो कितने हो जाएंगे, चार है। जबकि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींच सकते हैं, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हाँ एक बिंदु पे तो एक ही खींच सकते हैं। जबकि दो वृत्तों के लिए कंडीशंस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, ये है। देखो, या तो अपने से पूछेंगे नंबर कि कितनी खींची जा सकती है, तो चारों में से कोई सा भी एक पूछ सकते हैं, या फिर इन स्पर्श रेखाओं में लंबाई पूछी जाती है। वो एक तो ये तिर्यक स्पर्श रेखा, और एक ये वाली जो इसको क्या कहते हैं, अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं जो है इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं यानी AB और CD, इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। देखो, यहाँ पे हो गई AB और CD, तो स्पर्श रेखाएं हो गई उभयनिष्ठ। ये हो गए, यहाँ पे अपने पास भी ये केंद्र मान लेते हैं C1, और ये ले लेते हैं जैसे C2 है दोनों का। तो इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श जो अनुस्पर्श रेखा है उनकी लंबाई बराबर हो जाएगी केंद्रों की जो दूरी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, केंद्रों की दूरी इनका वर्ग माइनस इनकी जो त्रिज्या है, जैसे मान लो ये त्रिज्या है R1 और ये त्रिज्या है R2, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने का, कि जो दोनों केंद्र है इन केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि C1 C2 का वर्ग माइनस जो दोनों त्रिज्याएं हैं उनका अंतर, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे उनका वर्ग, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इन अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या है 4 और 6 सेंटीमीटर, यानी एक तो दे दी हमें 4 और एक दे दी 6 सेंटीमीटर, और उनके केंद्रों के मध्य दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी C1 C2 बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे अपन। देखो, लंबाई बराबर अंडर रूट ऑफ केंद्रों की दूरी कितनी है 12, हमें वर्ग करना है, तो ये हो गया 12 का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर, बड़ी त्रिज्या है 6 और छोटी त्रिज्या है 4, तो 6 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का वर्ग कर देंगे, तो कितना हो गया 12 का वर्ग 144 माइनस 2 का वर्ग 4, यानी कि अंडर रूट 140। अच्छा, अंडर रूट 140 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, अगर इसके टुकड़े करें तो देखो 2 गुणा 70 के टुकड़े करेंगे तो फिर 2 गुणा 35 के करेंगे तो 5 इंटू 7, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5 7 35। तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 रूट 35 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालना। देखो, ये दोनों रेखाएं जो है AB और CD, इन दोनों वृत्तों के लिए क्या हो गई, तिर्यक स्पर्श रेखा हो गई।
और यहाँ पे दोनों केंद्र मान लेते हैं अपन C1 और C2। तो इसकी लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ केंद्रों के बीच की दूरी तो आएगी केंद्रों की दूरी का वर्ग माइनस यहाँ पे क्या आया था, त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, त्रिज्याओं का योग, उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यानी यहाँ पे C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं का योग का वर्ग का अंडर रूट। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रम से 5 और 7 सेंटीमीटर है। जैसे ये त्रिज्या है 5 और ये त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 7 दे रखी है, और उनके केंद्रों के जो मध्य दूरी है वो कितनी है, 16 दे दी जाए। तो ये कह रहा है इन वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। देखो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दोनों केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है 16, तो 16 का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्या का योग कितना हो गया 7 और 5 12, तो 12 का वर्ग। अच्छा 16 का वर्ग कितना होता है 256 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर घटा दो, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी अंडर रूट 112। अच्छा 112 के टुकड़े कैसे करते हैं देख लो, 112 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 बचा 1, 12 में जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 16 में देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 28 में कितनी बार जाएगा 14 बार, फिर 2 का भाग देंगे 7 बार। तो क्या आया देखो 112 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। वर्गमूल कैसे करते हैं, 2 को जोड़े बना लो। तो यहाँ पे 1 तो 2 1 2 आया, लेकिन 7 का जोड़ा ही नहीं है तो बेचारा अंदर ही रहेगा, यानी कितना आ गया 2 दूनी 4 रूट 7। तो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 रूट 7। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस दिन रीट L1 रीट L2 या सेकेंड ग्रेड में इनके बारे में पूछ लिया, 90% राजस्थान बाहर है क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। वो तो दो जो व्रत है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ भी लेते हैं तो इनकी लंबाई के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे स्तर हमेशा बढ़ता जा रहा है, हमेशा हर एग्जाम में स्तर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ही चांसेज है, इसीलिए अपन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने हैं यहाँ पे। दोस्तों वृत्त में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे मान लो ये एक चतुर्भुज है ABCD, जिसके चारों जो शीर्ष है वो इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, जिसमें शीर्ष ABCD वृत्त की परिधि पर स्थित है। देखो इस चक्रीय चतुर्भुज के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है अपने को, कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कोण A का सम्मुख कोण को हो गया कोण C, और कोण B का कोण D, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब इनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अगर अपने चित्र नहीं दिया हो तो हम कैसे पहचाने, यानी वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है या सम्मुख कोण संपूरक है, वह कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अच्छा चक्रीय चतुर्भुज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ये चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है अपने को, यहाँ पे इस भुजा को अपन ने आगे बढ़ा दिया, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये जो कोण है, जैसे अपन इसको नाम दे देते हैं ए, कोण ECBE, ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा, इसका बहिष्कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। ये जो बहिष्कोण है ये इस अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। क्यों होगा देखना, ये है x, ये मान लेते हैं अपन y। हम बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। बाहर वाले को नाम दे देते हैं अपन z दे देते हैं। अब अच्छा देखो y और z का जो योग है वो भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक ही रेखा के
किसी बिंदु, देखो एक ही रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण, रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण क्या होते हैं, कोणों का रेखीय युग्म हो जाएगा। तो y और z का योग भी कितना होगा, 180 होगा, यानी कि x प्लस वाई भी 180 है और y प्लस जेड भी 180 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या है, y प्लस जेड है, y से y कट गया, यानी x बराबर क्या है, z है। यानी चक्रीय चतुर्भुज में जो 22 कोण है वो अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण का मतलब इसके अंदर वाले कोण के सामने वाला जो कोण है अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज का 22 कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। दोस्तों सर्कल में ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे या तो आकृति दे दी जाती है कि भाई ये आकृति दे रखी है और निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा, तो इनका संबंध देखना अपने को, तीनों में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या बहुत बार अपने को कहा जाए, जैसे इस आकृति के लिए कह दिया जाए कि किसी वृत्त में कोई बाह्य बिंदु है P और उनसे 2 छेदन रेखाएं हैं जो कि PBA और PDC है, गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। वैसे ये कह सकते हैं कि भाई दो वृत्त के अंदर 2 जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो क्या संबंध होगा, या वृत्त की एक छेदन रेखा और एक स्पर्श रेखा में क्या संबंध होगा, हमसे तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये जो पहली आकृति है, बाह्य बिंदु P से 2 छेदन रेखाएं PBA या मैं कहता हूं ABP और CDP में क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे संबंध ध्यान में रखना है अपने को कि PA डॉट PB, डॉट का मतलब वही गुणा है ना, यानी कि PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, यानी PC डॉट PD या मैं कह दूं PC गुणा PD। जब किसी बाह्य बिंदु से 2 छेदन रेखाएं हो तो उनमें क्या संबंध होगा, PA डॉट PB बराबर PC डॉट PD। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अगर 2 क्रॉस रेखाएं हैं तो भी सेम ही है, PA डॉट PB बराबर PC डॉट PD, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर वृत्त में 2 छेदन रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो यहाँ से PA डॉट PB बराबर होगा PC डॉट PD। नाम चेंज हो सकता है, हमें ध्यान में रखना है इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर एक स्पर्श रेखा एक छेदन रेखा तो इनमें क्या संबंध होगा, देखो PA डॉट PB जो है ये किसके बराबर होगी, इस PT के स्क्वायर के, यानी PT स्क्वायर हो जाएगा। PA डॉट PB बराबर क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चित्र दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा सत्य संबंध है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था समतल ज्यामिति में वृत्त से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।